हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाई जी पर। मैं हूं आपका दोस्त समित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लॉ से संबंधित। आज हम इस वीडियो में सीआरपीसी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ कंसेप्ट को भी क्लियर करने वाले हैं। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़कर अगर आप भी सीआरपीसी को डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं, आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर सीआरपीसी को पूछा जाने वाला है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आइए हैं। इसी तरीके से सीआरपीसी से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला हमारा इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्या है। कौन सा ऐसा केस है जो एंटीसिपेटरी बेल के संबंध में बात करता है। एंटीसिपेटरी बेल पहले समझते हैं सीआरपीसी के किस सेक्शन के अंदर है। 438 सीआरपीसी में। 438 सीआरपीसी एंटीसिपेटरी बेल के बारे में बात करता है। एंटीसिपेटरी बेल का मतलब क्या होता है, इसको भी हम समझ लेते हैं। यानी कि जब भी किसी व्यक्ति को यह डर होता है, एप्रीहेंशन होता है कि मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा, मुझे जेल में बंद कर दिया जाएगा, तो ऐसे में हम एंटीसिपेटरी बेल लेकर, अग्रिम जमानत लेकर अपने आप को जेल में जाने से पहले ही अपने आप को जमानत पर बाहर निकाल लेते हैं। तो इसके संबंध में कौन सा केस है, तो इसके संबंध में है हमारा DK गणेश बाबू वर्सेस PT मानीकरण का, ये जो है एंटीसिपेटरी बेल के संबंध में है। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। सेकंड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्या कहता है कि सेक्शन 446 के अनुसार अगर मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा एक ऑर्डर पास किया गया है, तो ऐसे ऑर्डर की अपील हम कहाँ पर कर सकते हैं। सेशन जज के समक्ष, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष, हाई कोर्ट के समक्ष, या फिर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष। तो इसके लिए आपको सेक्शन 449 को पढ़ना होगा, उसी में इसका जवाब लिखा है। साथ ही आज हम सेक्शन 446 सीआरपीसी को डिटेल में भी डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस सेक्शन से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो इसका क्या जवाब है कि सेक्शन 446 में जो है मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा एक ऑर्डर पास किया गया है और उसकी अपील आप कर सकते हो सेशन जज के समक्ष। अब हम बात करते हैं हमारे आज के इम्पोर्टेंट सेक्शन के बारे में जो हम डिटेल में समझने वाले हैं। वो है 446 जो बात करता है बॉन्ड के जब्त करने के बारे में कि कब आपका बॉन्ड जो है जब्त कर लिया जाएगा, और अगर आपका बॉन्ड जब्त कर लिया जाता है तो उसमें आपको कितनी पेनल्टी जो है देनी होगी, किस तरीके से पेनल्टी देनी होगी। यहाँ पर जो गारंटर है या जो श्योरिटी पर्सन है, क्या उसको भी ये पेनल्टी भरनी पड़ सकती है या उसको भी जेल में डाला जा सकता है। बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर कोई भी गारंटर इस वीडियो को देख रहा है जिसने किसी दूसरे की ज़मानत देकर वो उसमें एज ए श्योरिटी बना है, तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। इसके अलावा एडवोकेट्स जो भी स्टूडेंट है लोग के, उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। सबसे पहले समझते हैं सेक्शन 446 किस चैप्टर में आती है। चैप्टर नंबर 33 जो कि बेल और बॉन्ड के बारे में, प्रोविजंस के बारे में बात करता है। इसके संबंध में सेक्शन दी हुई है। आज का सेक्शन हमारा 446 जो कहता है कि क्या प्रोसीजर है जब आपकी जो जमानत है उसे क्या कर लिया जाएगा, फोरफीट कर लिया जाएगा, यानी कि जब्त कर लिया जाएगा। अगर जब्त कर लिया जाता है तो पेनल्टी आपको देनी होगी या नहीं देनी होगी, गारंटर को पेनल्टी देनी होगी या नहीं देनी होगी।
क्या उसको जेल में भी भेजा जा सकता है या नहीं भेजा जा सकता, एक एक करके इन सभी पॉइंट को हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है सेक्शन 446 का, कि सपोज दैट, मैं इसको आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। ये हमारा एक्यूज पर्सन है, एक्यूज यहाँ पर हम लिख देते हैं। ये व्यक्ति है हमारा श्योरिटी, ये श्योरिटी बंदा है। अब इस श्योरिटी ने इस व्यक्ति की, इस एक्यूज की जमानत दी। जमानत देते हुए कोर्ट ने क्या कहा कि जो ये बेल बॉन्ड भरा जा रहा है इसमें कुछ कंडीशन है जो कि एक्यूज को फॉलो करनी होगी, कि वो अगर कोई भी आगे तारीख लगती है तो उसको उस पर अपीयर होना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन में उसे मदद करनी होगी, या कोई भी चीज़ कोर्ट के द्वारा उसे कहकर मंगवाई जा रही है तो उसकी यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोर्ट में प्रोड्यूस करेगा। अगर इन सभी कार्यों में एक्यूज किसी भी प्रकार से सही तरीके से काम नहीं करता है या फिर कोर्ट में अपीयर नहीं हो रहा है, तो तब क्या होगा, तब उसका जो ये बेल बॉन्ड भरा गया है इसको जब्त कर लिया जाएगा। उसकी जो जमानत दी है इस व्यक्ति ने उसको जब्त कर लिया जाएगा। साथ ही अगर जो ये बेल बॉन्ड है, अगर उस व्यक्ति को जो एक्यूज्ड है उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है किसी दूसरी कोर्ट में, तब भी इस बेल बॉन्ड की कंडीशन को उन्हें फॉलो करना होगा। इस बेल बॉन्ड की कंडीशन को वो किसी भी तरीके से नकार नहीं सकता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। कोई अदर बॉन्ड है, अदर बॉन्ड मतलब कि क्या पता उसे ट्रांसफ़र कर दिया गया हो किसी दूसरी कोर्ट को, या उसने कोई और बॉन्ड साइन किया हो, तो उस केसेस में भी ये अप्लाई होगा। साथ ही यहाँ पर फर्स्ट क्लास के जो मजिस्ट्रेट हैं वो क्या कर सकते हैं, उसकी जो बेल बॉन्ड है उसको जब्त कर सकते हैं। साथ ही जब्त करने के कारण जो होगा कोर्ट उसको भी लिखेगी कि किस कारण से इसका बेल बॉन्ड जब्त किया गया है। क्या वो कोर्ट में अपीयर नहीं हो रहा है, या उसे किसी प्रॉपर्टी के संबंध में कुछ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए कहा था, वो उसने प्रोड्यूस नहीं किए हैं। तो कोर्ट क्या करेगी, उन सभी ग्राउंड्स को, उन सभी चीज़ों को रिकॉर्ड पर लेगी। साथ ही उन पर्सन को बुलाया जाएगा जो कि उस बॉन्ड से संबंधित है, यानी कि बाउंड है। सपोज दैट ये हमारा बॉन्ड साइन कर दिया गया, इसमें दो ही व्यक्ति शामिल हो सकते हैं, एक तो होगा हमारा एक्यूज पर्सन, एक होगा हमारा श्योरिटी। तो इन दोनों को बुलाया जाएगा कि जो भी आपने बेल बॉन्ड साइन किया था उसमें जो भी अमाउंट है, सपोज दैट 25,000 का अमाउंट जो है भरवाया गया था कोर्ट के द्वारा, तो ऐसे में क्या करेगी कोर्ट, ये कहेगी कि तुम पेनल्टी पे करो इसके संबंध में। अगर नहीं पे करना चाहते तो कारण बताओ क्यों नहीं पे करना चाहते, क्या कोई इमरजेंसी थी, आप इस वजह से अपीयर नहीं हुए थे, तो पर्याप्त कारण जो है पूछा जा सकता है इन दोनों से। अब बात करें हमारे एक्सप्लेनेशन के बारे में। एक्सप्लेनेशन केवल यही कहता है कि केस को अगर ट्रांसफ़र किया जाता है या बाद में ट्रांसफ़र किया गया है किसी दूसरे कोर्ट को, तो ऐसे में ये सभी कंडीशन जो भी उस बेल बॉन्ड में लगाई गई है वो अप्लीकेबल होगी। अपीयरेंस को भी शामिल किया जाएगा, प्रॉपर्टी के संबंध में कुछ प्रोडक्शन किया गया है उसको भी शामिल किया जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड क्लोज के बारे में, कि अभी तक हमने क्या समझा कि उससे क्या मांगा गया है, कारण मांगा गया है कि क्यों आप इस पेनल्टी को पे नहीं करेंगे। तो अगर उस व्यक्ति के पास यानी कि एक्यूज के पास कोई भी पर्याप्त कारण नहीं है कि वो पेनल्टी को क्यों पे ना करे, तो कोर्ट क्या करेगी, इस पेनल्टी को रिकवर इस तरीके से करेगी जैसे कि कोर्ट जो है जब किसी एक्यूज्ड पर फाइन लगाकर उससे रिकवर करती है। यानी कि जब भी कोई केस में कोई एक्यूज दोषी ठहराया जाता है
तो कुछ केसेस में क्या होता है, केवल उस पर फाइन लगा दिया जाता है, कुछ केसेस में क्या होता है, फाइन के साथ साथ सज़ा भी दी जाती है, तो वो उससे वसूल की जाती है। अब यहाँ पर सब सेक्शन 2 क्या कहता है कि फाइन के रूप में वसूल की जाएगी वो पेनल्टी, आप किसी भी तरीके से उससे बच नहीं सकते हो। अगर वो जो भी पेनल्टी लगाई गई है वो पे नहीं की गई, ना ही वो रिकवर की जा रही है फाइन के रूप में, तो ऐसे में यहाँ पर एक्यूज ना तो फाइन पे कर रहा है, ना ही उस पर लगाई गई हुई पेनल्टी जो है वो पे कर रहा है। अब यहाँ पर कोर्ट ने इससे तो सारी कोशिश कर ली, लेकिन ना तो ये पे कर रहा है, ना ही ये कारण बता रहा है। तो ऐसे में जब ये श्योरिटी जो बंदा बना था, अब इसकी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जब इसने एक्यूज़ की जो श्योरिटी दी थी तब आके इसने ऐसे कह दिया था, जी हाँ मैं इसको अच्छी तरीके से जानता हूँ, ये हर तारीख पर आएगा, ये हर तारीख पर आकर कोर्ट की प्रोसीडिंग में मदद करेगा। अब ये यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो आपका क्या काम बनता है, आपका भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जब तो आप बड़ी बड़ी आंक रहे थे, तो अब क्या हुआ, तो कोर्ट इसको भी यहाँ पर लपेटे में ले लेगी, या हम कह सकते हैं श्योरिटी की यहाँ पर अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। या तो वो उस एक्यूज़ को लेकर आए, या वो जो प्रोड्यूस करने के लिए कह रहा है एक्यूज़ को बोले वो करे, अगर नहीं करता है तो अब तुम भी तो भुगतो जो ये श्योरिटी है। तो कोर्ट इसको क्या कहेगी कि तुम भी तो बाउंड हो इस एज ए श्योरिटी। तो यहाँ पर वो जो भी पेनल्टी, जो भी फाइन लगाया गया है, वो इससे भी रिकवर किया जाएगा। अगर वो ऐसे फाइन को, ऐसी पेनल्टी को श्योरिटी यानी कि गारंटर पे नहीं करता है, तो ऐसे में उसको सिविल जेल में भेजा जा सकता है। और उसको कितनी सज़ा दी जा सकती है, मैक्सिमम 6 महीने की सज़ा दी जा सकती है। जैसे ही आपने इस चीज़ को सुना होगा, तो जो भी गारंटर या श्योरिटी इस वीडियो को देख रहा है, अगर उसने किसी भी व्यक्ति की ज़मानत दी है, तो अब से वो ज़मानत देते समय थोड़ा सा सावधान रहे कि जिस एक्यूज़ की, जिस अपराधी की वो ज़मानत दे रहा है वो किस तरीके का है, क्या वो भाग तो नहीं जाएगा, या आपके को मतलब कि कोर्ट के अंदर हर प्रोसीडिंग में बना रहेगा, जिससे श्योरिटी को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। अब थर्ड सब सेक्शन क्या कहता है कि कोर्ट क्या कर सकती है कि जो पेनल्टी लगाई गई है एक्यूज पर, या फिर जो पेनल्टी लगाई गई है श्योरिटी पर, उसे रिमिट भी कर सकता है, यानी कि कुछ छूट दे सकता है। सपोज दैट 500 रुपये तक का फ़ाइन जो है लगाया गया एज एन पेनल्टी। अब ये रिक्वेस्ट कर रहा है कोर्ट से, जो एक्यूज्ड है या फिर श्योरिटी है, कि हम इतना तो नहीं पे कर पाएंगे, हम 250 रुपीज़ जो है पे कर देंगे। तो ऐसे में इस सब सेक्शन के अनुसार कोर्ट क्या कर सकती है, रिमिट कर सकती है पेनल्टी को, या फिर पार्टली पे, यानी कि कुछ अमाउंट अभी पे कर देते हैं, कुछ अमाउंट बाद में पे कर देंगे। इस तरीके से भी पार्ट में भी जो है पेमेंट की जा सकती है इस फाइन की। अभी तक हमने समझा कि ये अपना एक्यूज था, ये अपना श्योरिटी व्यक्ति था, यानी कि ये जो एक्यूज था ये भाग गया कोर्ट से। अब इसके कोर्ट ने इसका पहले तो जो बेल बॉन्ड था वो जब्त कर लिया, अब इस पर पेनल्टी लगा दी, पेनल्टी इसने पे नहीं की, तो अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई श्योरिटी की। अब श्योरिटी भी पे नहीं कर रहा है, तो पे नहीं करेगा तो इसको 6 महीने की जेल हो जाएगी। अब फोर्थ क्लोज क्या कहता है कि अगर श्योरिटी ही मर जाता है, यानी कि ये व्यक्ति मर गया, ये भी पैसा नहीं दे रहा, ना ये दे पा रहा है, इसको जेल होने वाली है, इसी दौरान ये व्यक्ति क्या कर जाता है, मर जाता है। तो ऐसे में अब कौन पे करेगा जो फाइन है, कौन जेल में जाएगा? तो यानी कि अगर श्योरिटी ही मर जाता है, तो यहाँ पर श्योरिटी की जितनी भी लायबिलिटी है तो वो उससे डिस्चार्ज हो जाएगा जैसे ही वो व्यक्ति मर जाता है। फिफ्थ पॉइंट,
फिफ्थ सब क्लोज काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज होते हैं, इसको भी समझना काफ़ी ज़रूरी है। इस पर आपका क्वेश्चन बन जाता है, यानी कि कोई भी पर्सन जिसने श्योरिटी दी है एज ए सिक्योरिटी, बेल बॉन्ड भरा है, और वो किस सेक्शन के अंदर उसने बेल बॉन्ड भरा है, सेक्शन 106, 117, 360 या फिर 448, इन सभी सेक्शंस के अनुसार उसने श्योरिटी दी है। अब श्योरिटी देने के बाद जैसे ही यह अक्यूज बाहर आ गया जेल से, इसने फिर से एक और ऑफेंस जो है यहाँ पर कर दिया। अब जैसे ही ये एक और ऑफेंस करता है और इस ऑफेंस में उसका क्या होता है, कन्विक्शन हो जाता है, यानी कि उसे जो है इसमें दोषी ठहरा दिया जाता है। तो ऐसे केसेस में यह माना जाएगा जो भी इसने मतलब कि जेल से बाहर आकर जो भी इसने अपराध किया है उसमें इस व्यक्ति का यानी कि श्योरिटी की भी हक है, या हम कह सकते हैं श्योरिटी भी इसमें लायबल होगा। श्योरिटी ने भी इसमें मदद की होगी इस अपराध को करने में, यह प्रिज्यूम किया जाएगा कोर्ट के द्वारा जब तक कि वो इस चीज़ को अपने अगेंस्ट में प्रूफ ना कर दे श्योरिटी। यानी सपोज दैट, मैं एक बार और समझा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये हमारा एक्यूज्ड है, ये हमारा श्योरिटी है। अब श्योरिटी, इस जो श्योरिटी है इसने एक्यूज के लिए बेल बॉन्ड भरकर गारंटी देकर इसको जेल से बाहर निकाल दिया। अब जैसे ही ये जेल से बाहर आता है, इसने क्या किया, कुछ समय के बाद एक और अपराध जो है इसने कर दिया। अब इस अपराध में कोर्ट ने भी यह कह दिया कि ये जो एक्यूज्ड है, हाँ इसी ने अपराध किया है, ये इसका जो है दोषी है। तो जैसे ही यह दोष साबित हो जाएगा कि जो दूसरा ऑफेंस उसने किया है, उसी तरीके से कोर्ट यह प्रिज्यूम करेगी कि किसी ना किसी तरह जो श्योरिटी है वो भी इसमें इन्वॉल्व था, जब तक कि ये श्योरिटी अपने आप को यह प्रूफ ना कर दे कि जो दूसरा अपराध इस एक्यूज ने किया है इसमें मेरा किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं है, मैंने इस अपराध में किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया है, ना उसकी मदद की है, यह साबित करना होगा श्योरिटी को। अदरवाइज नहीं तो कोर्ट प्रिज्यूम करके चलेगी कि उसने भी इस ऑफेंस को करने में मदद करी है। तो आई होप आपको जो ये सेक्शन है डिटेल में समझ में आ गया होगा। अब हम अगले इम्पोर्टेंट MCQ की बात करते हैं। अगला इम्पोर्टेंट MCQ क्या है कि प्रोक्लेम्ड पर्सन है, यानी कि प्रोक्लेमनेशन किस में की जाती है, CRPC के सेक्शन 82 में। अगर कोई प्रोक्लेम्ड पर्सन है जिसकी प्रॉपर्टी अटैच की जा रही है और वो प्रॉपर्टी को सेल कर दिया जाएगा, उस प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए उस व्यक्ति को अपीयर होना होगा। कितने समय के अंदर वो प्रॉपर्टी सेल नहीं हो सकती है? क्या वो व्यक्ति 6 महीने में आ जाए तब उसकी प्रॉपर्टी सेल नहीं होगी, या फिर 2 साल के अंदर आ जाए, या फिर 3 महीने के अंदर आ जाए, या फिर 1 साल के अंदर आ जाता है? तो इसके लिए समय सीमा दी गई है 2 साल। यानी कि आप प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, उसके बाद अटैचमेंट के ऑर्डर आपके दे दिए गए हैं प्रॉपर्टी के, फिर आपकी प्रॉपर्टी सेल करने के लिए जा रही है, तो इस बीच में आपको 2 साल का समय दिया जाता है। अगर आप 2 साल के अंदर आ जाते हैं तो आपको अपने कोज बताने की यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है कि किस कारण से आप एब्सकॉन्डेड थे, किस कारण से आपको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कोर्ट ने घोषित कर दिया है। कि वो व्यक्ति यह बता सकता है कि मैं
अपने आप को कोर्ट से छुपाना नहीं चाहता था, वो कारण बताकर अपनी प्रॉपर्टी को सेल होने से बचा सकता है। तो इसका जो आंसर है वो है 2 साल, सेकंड वाला। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। अगर कोई भी अपराध पनिशेबल है, कोई भी ऑफेंस पनिशेबल है केवल फाइन से, तो ऐसे में क्या कोई लिमिट दी गई है उसको कॉग्निजेंस लेने के लिए? कॉग्निजेंस यानी कि जब भी मजिस्ट्रेट साहब किसी ऑफेंस के होने पर यह अपना माइंड अप्लाई करके जो है यह देखते हैं कि हाँ भाई जो ऑफेंस हुआ है वो सच्ची में हुआ है, मुझे इस पर कॉग्निजेंस लेकर इसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो ऐसे में अगर वो ऑफेंस जो अपराध है उसकी सज़ा केवल फाइन ही दी गई है कोर्ट के द्वारा, तो ऐसे में क्या समय सीमा दी गई है इसके कॉग्निजेंस लेने की? तो 6 महीने का समय दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। टीआईपी आपने सुना होगा, टीआईपी यानी कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। यह किसके द्वारा की जाती है? हेल्ड की जाती है एट द इंस्टेंस ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, स्टेशन हाउस ऑफिसर, इंक्वायरी ऑफिसर या फिर कंप्लेनेंट। तो इसका जवाब है हमारा इंक्वायरी ऑफिसर। जो भी इंक्वायरी कर रहा है उस केस की टीपीए क्या है थोड़ा सा समझ लेते हैं। सपोज दैट 1 2 3 और ये हमारा है चौथा। ये 4 अपराधी हैं जो कि पुलिस ऑफिसर इनको पकड़कर लाए हैं। उन्हें पता है ये जो अपराधी हैं ये हमेशा क्राइम करते रहते हैं। अभी जो करंटली जो अपराध हुआ है उसके संबंध में पुलिस ऑफिसर को यह सस्पिशियस है कि इन्होंने अपराध किया है। साथ ही इसके संबंध में एक व्यक्ति भी पुलिस ऑफिसर को मिल जाता है। अब इस सस्पिशियस चीज़ को अच्छी तरीके से प्रूफ करने के लिए, क्योंकि ये व्यक्ति इसने कहा है कि मैंने क्राइम होते हुए देखा है, अब ये व्यक्ति जो है पुलिस स्टेशन में जाता है, सारी डिटेल पुलिस ऑफिसर को बताता है। पुलिस ऑफिसर क्या करते हैं, इस व्यक्ति को लेकर जाते हैं इन अक्यूज के सामने कि तुम यह देख के बताओ कि इन सभी में से कौन सा व्यक्ति था जो इस अपराध में शामिल था। तो इसी को हम टीआईपी कहते हैं, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। अब हमने इस वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन गेन कर ली है। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई है, थोड़ा सा मैंने ब्रीफ में बता दिया है, मतलब कि डिटेल में बता दिया है। तो वीडियो को मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। वीडियो कैसी लगी? वीडियो इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक न्यू लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।